Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fifth lecture of chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले चारों लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स. टॉपिक काफ़ी बड़ा था इसलिए हम लोग उसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं. आज के लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तो कुछ फैक्ट्स है जो इब्न बतूता जो है बताते हैं किसके बारे में, चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, चिफ्टेंस यानी कि सरदार बोलते हैं, तो कबीलों के नहीं यानी कि जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे तो उनका एक हेड होता था, तो उनके सरदार के बारे में बताया गया है इब्न बतूता के बारे में, जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को जो कि अफ्रीका में है वहाँ से ट्रेवल करके इंडिया आया था. तो वो क्या बताता है उसको हम लोग देखेंगे. बताता है चिफ्टन्स समटाइम्स fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. तो बताता है कि जो चिफ्टन्स थे, जो सरदार हुआ करते थे सोल्जरों के, तो वो खुद को एक तरह से फोर्टिफाई कर लेते थे, किलेबंदी कर लेते थे. किलेबंदी करना यानी कि किले में ही नहीं, ऐसे जगह पे छुप जाना जहाँ पे चारों तरफ से सैनिक उनका प्रोटेक्शन करता हो और वो एक मतलब सेंटर में हो. जैसे मूवीज़ वगैरह में, शोले में आप देखे होइएगा, गब्बर सिंह क्या होता है, माउंटेन पे होता है और चारों तरफ उसके सैनिक कहीं कहीं रहते हैं, सब पे नज़र रखते हैं. उस टाइप से उसको फोर्टिफाई कर लेता था वो खुद को. कहाँ पे, तो रॉकी माउंटेन्स में, अनइवन ऐसे जगह पे, बहुत विषम परिस्थिति में जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाए. ठीक है, जैसे बम्बू का, बांस का, मतलब चारों तरफ से बांस हो, उसके आसपास वाले क्षेत्र में, उसके बीच में. इन इंडिया द बम्बू इज़ नॉट हॉलो. वो बताता है इब्न बतूता कि इंडिया में बम्बू हॉलो नहीं होता है, बाहर में मे भी कहीं होता होगा, उसके हिसाब से इंडिया का बम्बू हॉलो नहीं होता है और काफ़ी बड़ा होता है. इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरविन दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग. इब्न बतूता बताता है कि इसके जो पार्ट्स हैं सब काफ़ी ज़्यादा इंटरविंड है, यानी कि एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, ऐसा है. और इसमें फायर तक जल्दी नहीं लगता है, यानी कि फायर से भी इसको कोई इफेक्ट जल्दी नहीं होता है. और ओवरऑल जो बताया जाता है उसके हिसाब से बम्बू का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, इंडियन बम्बू का. द चिफ्टन्स लिव इन दिस फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल्स एंड देयर क्रॉप्स. तो जो सरदार हुआ करते थे तो वो इसमें एक तरह से सैनिकों की सुरक्षा में रहते थे. रैमपार्ट्स यानी कि सैनिकों की घेराबंदी जो होती है उसको बोलते हैं. तो इसमें रहते थे, साथ में अपने कैटल्स यानी कि जो गाय भैंस मवेशी, मतलब जो, या उसमें क्रॉप्स भी उगाया करते थे, यानी कि ऐसे रीजन में रहते थे चारों तरफ सैनिक उनकी सुरक्षा करते थे और वो वहाँ पे अपना मतलब जीवन गुजर करते थे. देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन. उनके ज़रूरत के लिए वहाँ पे पानी की भी सुविधा होती थी. डैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर. और वो पानी कहाँ से आता था, तो बारिश का पानी होता था जो कलेक्ट करके रखा जाता था उन लोगों के द्वारा, प्रिजर्व करके. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering this forest cut down the bamboos with specifically या specially prepared instruments. तो इनको पकड़ना या इनके साथ युद्ध करना, कुछ भी किसी भी प्रकार से इनको सबड्यू करना काफ़ी मुश्किल होता था, एक्सेप्ट किसी किसी एक ऐसा केस में, मतलब जैसे कि कोई पावरफुल आर्मी जब आ जाए. पावरफुल आर्मीज आती थी तो वो क्या करने लगती थी, फॉरेस्ट को ही कट करने लगती थी और काटते काटते फाइनली इनके पास तक पहुंच जाए. ये लोग फॉरेस्ट में चारों तरफ से बम्बू है, उसके बीच में छुप के सैनिकों के सुरक्षा में रहते थे. जब पावरफुल आर्मी जाते थे तो सैनिकों को भी मार देती होगी और बम्बूज वगैरह को काट काट के, जिनके उनके पास स्पेशल हथियार हुए करते होंगे, और उससे काट के वे लोग फाइनली चिफ्टेन तक पहुंचते होंगे. द मंगोल्स अंगर चंगेज खान, गेनिज खान भी बोलते हैं कुछ लोग, चंगेज खान बोलते हैं, इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तो मंगोल के जो राजा था चंगेज खान जिसको बोला जाता है, उसने ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र पे इन नॉर्थ ईस्ट ईरान में 1219 में हमला कर दिया था. अब ये ट्रांसऑक्सियाना वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अभी आप इंडिया के ऊपर में थोड़ा सा लेफ्ट में जब जाइएगा, जिसको सेंट्रल एशिया का लोअर पोर्शन, जिसमें किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, शायद ये 3-4 कंट्रीज हैं, उनका जो एरिया है, ठीक है, तो वो आता है ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र में. तो वहाँ पे उसने अटैक कर दिया 1219 में, और इस अटैक का असर जो है दिल्ली सल्तनत पे भी देखने को मिला.
Mongols attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Mahmud Tughlaq rule. तो मंगोल जो है पहले वहाँ पे अटैक किए और धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। इंडिया में वो कब आते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी जब रूल कर रहा होता है, यानी कि खिलजी वंश का जब शासन चल रहा होता है, उस टाइम भी अटैक करते हैं। उसके बाद मोहम्मद तुगलक का जब काल चल रहा होता है ना, जो कि तुगलक वंश का होता है, उस टाइम पे भी अटैक करते हैं मंगोल्स, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वे लोग अटैक करते थे। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया इन रूलर्स के लिए, इनको काफ़ी ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी का ज़रूरत पड़ गया इनको क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा प्रशासनीय चैलेंज के सामने चैलेंज के तौर पे इन दोनों रूलर्स के सामने आया। अब हम लोग देखेंगे एक कंपैरिजन देखेंगे इन दो राजाओं के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, कैसे ये लोग सुल्तान जो थे ये डील कैसे किए इन लोगों से। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, इसके समय में दिल्ली पे 2 बार अटैक हुआ, 1299 1300 के बीच में और 1302 से 1303 के बीच में। इसने कौन सा मेजर रखा? तो डिफेंसिव मेजर। ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर होता है कि यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करना, किसी पे अटैक नहीं करना है, बल्कि जैसे इंडिया का है तो इंडिया का स्टांस क्या है? डिफेंसिव है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर रहा है तो खुद को इंडिया डिफेंड करेगा और पाकिस्तान से युद्ध करेगा। तो इस टाइप का ही मेजर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिया गया। मोहम्मद तुगलक क्या करता है, इसके समय में, इसके सल्तनत पीरियड में भी काफ़ी बार अटैक किया गया इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल के आर्मी को डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया। अब मोहम्मद तुगलक जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने आर्मी को लेकर के, और उसने क्या किया, प्लान किया कि हम ही लोग जाकर के अटैक करेंगे कहाँ पे? ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र पे। तो इसका कौन सा मोड था? अटैक मोड था, और अलाउद्दीन खिलजी का डिफेंसिव मोड था। इसने क्या किया, काफ़ी लार्ज नंबर पे स्टैंडिंग आर्मी को जो है इकट्ठा किया युद्ध करने के लिए। अलाउद्दीन क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम उसने सीरी रखा, अपने सोल्जर्स के लिए गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करने के बदले अपने कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया, जो कि पहले दिल्ली हुआ करता था, उसको पूरी तरह से खाली करवा करके और वहाँ से कैपिटल को वो दौलताबाद साउथ इंडिया में शिफ्ट कर दिया। इसको कभी कभी मूर्ख या पागल सन की राजा भी बोला जाता है। The soldiers had to feed, and this was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna, and tax was fixed at 50% of the peasant yield. अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी सैनिक थे, सैनिक को खिलाना जरूरी था, बिना खिलाए पिलाए तो सैनिक काम करेंगे नहीं, तो उनको खिलाने के लिए उन टैक्स का जरूरत पड़ेगा ना, टैक्स आएगा, उसी से पैसा आएगा या जो भी कुछ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, जो प्रोड्यूस होता था उससे टैक्स कलेक्ट करता था, गंगा और यमुना वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और टैक्स को फिक्स कर दिया गया था 50% पे। मोहम्मद तुगलक क्या करता है, वो भी सेम काम करता है, आर्मी को खिलाने के लिए जो है टैक्स लोगों से वसूलता है ताकि वो अपने आर्मी को मेंटेन कर सके, लेकिन उसका आर्मी का नंबर काफ़ी ज़्यादा था। अब उसने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया, और जिस साल उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया उसी साल जो है फैमाइन आ गया, यानी कि चारों तरफ जो है सूखा पड़ गया और प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। इससे जो है लोग में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विलासिता आ गया, लोग नाराज़ हो गए, टैक्स देने में मजबूर हो गए, टैक्स देने की सुविधा ही नहीं रही उनके पास, कहाँ से टैक्स देंगे। तो इस तरह से यह सब इसका फेलियर हुआ। उसके बाद देखते हैं, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन खिलजी चोज टू पेज हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रादर देन एकताज। तो पहले क्या किया जाता था, एकता यानी कि कुछ लैंड को दे दिया जाता था सोल्जर को कि लो भाई अपना काम चलाओ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सोचा कि हम इनको पे करेंगे कैश में, यानी कि सैलरी देंगे, जैसे आजकल होती है सैलरीड जॉब्स। तो सोल्जर क्या करेंगे, अपना सप्लाई जो है मार्केट से खरीदेंगे, दिल्ली के मार्केट से। और अब डर लगने लगा कि अगर हम लोग सोल्जर को कैश देने लगेंगे तो जो व्यापारी लोग हैं, राजा को ऐसा डर लगने लगा, तो व्यापारी लोग क्या करेंगे, जो भी सामान मार्केट में अवेलेबल है उसके दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश आ जाएगा मार्केट में। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, कंट्रोल किया प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। दिल्ली के मार्केट में जो भी सामान का प्राइस होता था वो उसके द्वारा फिक्स कर दिया जाता था, बल्कि उसने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जिसका ये काम होता था कि किस गुड का कितना दाम होता है। अगर केयरफुली सर्वेड किया जाता था प्राइसेस को, ठीक है, अगर कोई मर्चेंट जो है उसके हिसाब से काम नहीं करता था तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था।
मोहम्मद तुगलक भी ऐसे ही काम किया, उसने भी अपने सोल्जर्स को सैलरी में पेमेंट करने का सोचा, लेकिन हुआ क्या, वो प्राइस कंट्रोल करने के बजाय उसने टोकन करेंसी चला दिया। टोकन करेंसी क्या होता है, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं पेपर वाला करेंसी, उस टाइम से उसने भी कुछ ऐसा ही लो क्वालिटी के जो मेटल्स होते हैं उसकी करेंसी को चलाना शुरू किया। यानी कि अभी क्या है, एक पेपर होता है 100 का नोट, उस पर 100 लिख दिया जाता है, यानी कि उस पेपर का वैल्यू 100 रुपये के बराबर है। उस टाइम भी वैसे ही किया गया, टोकन करेंसी लाने का प्रयास किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन हुआ ये कि लोग अब जो टैक्स देने लगे वो गोल्ड और सिल्वर को अपने पास रख लेते थे और टोकन करेंसी दे देते थे। टोकन करेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने लगा, बहुत लोग घर पे खुद से ही बनाने लगे थे वैसे फ्रॉड टोकन करेंसी, यानी कि जाली नोट जैसे अभी चलता है उस टाइम भी चलने लगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और ये भी एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का फेलियर साबित हुआ। Alauddin's administrative measure was quite successful, and chronicles praised his reign for its cheapest price and efficient supplies of goods in the market. अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, और जो भी इतिहासकार है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। जिस तरह से उसने मार्केट को रेगुलेट किया, जिस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल किया, इस तरह से मतलब क्रॉनिकल्स उसकी तारीफ करते हैं। उसने जो है मंगोल इन्वेजन को, मंगोल का जो आक्रमण था उसको भी सक्सेसफुली रोक के रखा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो भी उसने प्रशासन के क्षेत्र में कदम लिया वो काफ़ी बड़ा बिग फेलियर साबित हुआ, बिग ब्लंडर कर दिया उसने। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। वो जो अपनी सेना को लेकर के कश्मीर में गया कैंपेन करने, अटैक करने, वो भी फेलियर हो गया। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। इतने नंबर में आर्मी को भर्ती किया था कहाँ पे, ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र में जाकर के हमला करने के लिए। लेकिन उसने जो है उसको एकदम से प्लान को क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया। क्या कि नहीं नहीं, जाओ जाओ भाई, सारे सैनिक अपने अपने घर चले जाओ, हम लोग अटैक नहीं करेंगे। इस तरह से मूर्खतापूर्ण कांड किया उसने। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। उसने जो भी प्रशासन में चेंज लानी चाहे उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वाज रिजेंटेड। जो लोगों को वो शिफ्ट किया था दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, वो एक बहुत बड़ा समस्या होगा। फिर उसने क्या किया, बाद में दौलताबाद से फिर दिल्ली शिफ्ट कर लिया। एक तरह से ये पागलपन कहलाया। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिवेलियन। तो जिस तरह से उसने टैक्स को बढ़ा दिया अचानक से, उसी साल फेमाइन आ गया। अब लोग क्या करने लगे, उससे बगावत करने लगे, जगह जगह लोग उसके खिलाफ होने लगे। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। और जो टोकन करेंसी उसने चलाया उसको भी बंद करना पड़ा। यानी कि जितने भी ये 4-5 मेजर आपको दिख रहे हैं इसने लिया और सब में ये फेल रहा। हालांकि इसने जो भी मेजर लिए, अभी आप अच्छे से दृष्टिकोण से देखिएगा तो ठीक ठाक ही लिए, अपने से उसने सही ही किया कि सोचा कि नहीं मंगोल हम पे बार बार अटैक करते हैं, हम ही चलते हैं अटैक कर देने। ठीक है, कैपिटल अगर दिल्ली में है तो खतरा है यहाँ पे, तो कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद टोकन करेंसी है तो पैसा रहेगा तो सही रहेगा, कितना ज़्यादा गोल्ड सिल्वर, मेजर्स उसने सही लिए, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक से नहीं कर पाया और इस तरह से इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर लिया। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in history of Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. मोहम्मद तुगलक का जो पीरियड था वो बहुत बड़ा फेलियर तो हुआ है, लेकिन एक तरह से इसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इसने पहली बार जो है बेचारे ने क्या किया, दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं चलो मंगोल के टेरिटरी पे हम कैप्चर करते हैं, कैंपेन करते हैं वहाँ पे जा करके। Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongol. हालांकि अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा ये क्या था, बलशाली था, काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़ता था, लेकिन मोहम्मद तुगलक का मेजर जो है उसके सामने बहादुरी का एक तरह से देखा जा सकता है, जो कि उसने क्या डिफेंसिव नहीं रख करके कंसेसिव अटैकिंग मोड का एफर्ट लगाया उसने। हालांकि वो फेलियर रहा, वो अलग बात है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।